नमस्कार दोस्तों। आज से करीब 4 साल पहले सलमान खान की एक फिल्म रिलीज हुई थी, रेस 3। इस फिल्म को बहुत ही खराब रिव्यूज मिले थे, क्रिटिक से भी और ऑडियंस से भी। आज के दिन इस फिल्म को एक फ्लॉप फिल्म कंसीडर किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं इसके बावजूद भी ये फिल्म एक फाइनेंशियल हिट थी। 180 करोड़ रुपए के बजट से बनी इस फिल्म ने 300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कमाए थे। दूसरी तरफ इसी का एक बिल्कुल उल्टा एग्जाम्पल है 1970 में रिलीज हुई फिल्म मेरा नाम जोकर। इसके डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर राज कपूर थे, जो कि उस टाइम के बहुत ही बड़े सेलिब्रिटी माने जाते थे। इस फिल्म को आज के दिन भी एक कल्ट क्लासिक कंसीडर किया जाता है, वन ऑफ द बेस्ट फिल्म जो बनी थी अपने जमाने की। लेकिन दोस्तों फिर भी इस फिल्म ने इतने पैसे गंवाए कि राज कपूर इस फिल्म के बाद फाइनेंशियल क्राइसिस में चले गए थे। यही कारण है कि हिट फिल्में भी कुछ लोगों के लिए फ्लॉप रहती हैं और फ्लॉप फिल्में भी कुछ लोगों के लिए हिट हो जाती हैं। आइए दोस्तों हम समझते हैं इस वीडियो में बॉलीवुड फिल्मों का बिजनेस मॉडल। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री दोस्तों वर्ल्ड की लार्जेस्ट फिल्म प्रोड्यूसर है। जितनी फिल्में इंडिया में बनाई जाती हैं उतनी फिल्में पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं बनाई जाती हैं। हर साल इंडिया में 1500 से 2000 के बीच में फिल्में बनाई जाती हैं, 20 अलग अलग भाषाओं में। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, जिसे बॉलीवुड के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ये काफी टाइम से बहुत ही पॉपुलर फिल्म इंडस्ट्री रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बस 16% फिल्में ही इंडिया में बॉलीवुड के अंदर बनती हैं, बाकी 84% जो फिल्में हैं वो बॉलीवुड के बाहर बनती हैं। लेकिन दोस्तों पैसे के मामले में जो मार्केट शेयर है वो बॉलीवुड फिल्मों का सबसे ज्यादा है। अराउंड 45% ऑफ द टोटल रेवेन्यू बॉलीवुड फिल्म से इंडिया में आता है। लेकिन दोस्तों बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री फेमस थी कोविड से पहले तक। आज के दिन में जो सबसे फेमस इंडिया के अंदर फिल्म इंडस्ट्री है वो है तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री। आज की डेट में तेलुगु फिल्म का जो शेयर है वो है 28% और बॉलीवुड फिल्मों का शेयर गिरकर 27% पर आ चुका है। दोस्तों 2019 में साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीज का मार्केट शेयर 36% था और अब ये बढ़कर 56% का हो चुका है 2021 में। बॉलीवुड की जो प्रेजेंस है वो धीरे धीरे इंडिया में कम हो रही है, लेकिन बिजनेस मॉडल जो है सारी फिल्म का वो सबका सेम ही रहता है, चाहे वो टॉलीवुड हो या बॉलीवुड हो। दोस्तों ये समझने के लिए कि एक फिल्म पैसे कैसे कमाती है, हमें ये समझना पड़ेगा कि एक फिल्म पहले बनाई कैसे जाती है। दोस्तों फिल्म बनाने का जो प्रोसेस है उन्हें 4 स्टेज में डिवाइड किया जा सकता है: डेवलपमेंट, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन। डेवलपमेंट वो स्टेज है जहां पर फिल्म की स्टोरी तैयार की जाती है, फिल्म के डायलॉग लिखे जाते हैं और फिल्म की पूरी कहानी को पिरोया जाता है। दोस्तों प्री प्रोडक्शन स्टेज में कास्ट को हायर किया जाता है, फिल्म की पूरी प्लानिंग की जाती है, कहाँ पे फिल्म को शूट किया जाएगा, क्या क्या इक्विपमेंट शूट करने के लिए लगेंगे और कैसे कैसे फिल्म की शूटिंग होगी, ये सब डिसाइड किया जाता है। इसी दौरान फिल्म की लोकेशन भी डिसाइड की जाती है और पूरी प्लानिंग की जाती है शूटिंग के बारे में, और परमिट्स भी लिए जाते हैं जो फिल्म को शूट करने के लिए चाहिए। इसके बाद आती है थर्ड स्टेज, जहां पर एक्चुअली में फिल्म को शूट किया जाता है और फिल्म की जब शूटिंग खत्म हो जाती है उसके बाद उसकी एडिटिंग की जाती है, जिसको कंसीडर किया जाता है पोस्ट प्रोडक्शन स्टेज में। दोस्तों अब इस फिल्म के हर स्टेज पर बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं। एक्टर्स और एक्ट्रेसेस की सैलरी देने के अलावा राइटर्स को पैसे देने पड़ते हैं, इसके बाद क्रू को भी पैसे देने पड़ते हैं और फिल्मिंग इक्विपमेंट को जो आपने रेंट किया या खरीदा उसके भी पैसे भरने पड़ते हैं। जो भी परमिट्स लिए जाते हैं उन सब के पैसे देने पड़ते हैं और ओवरऑल इतना ज्यादा पैसा खर्च होता है कि किसी एक सिंगल आदमी के पास इतना सारा पैसा हो ये बहुत ही मुश्किल है। एक एवरेज बॉलीवुड फिल्म का बजट 50 करोड़ रुपए होता है। अभी ये जो नई फिल्म एक आ रही है ब्रह्मास्त्र, इसका बजट कुछ 300 करोड़ रुपए के आसपास है। बड़े बड़े जो एक्टर्स हैं जैसे कि रणबीर कपूर, अक्षय कुमार, उनके पास भी इतना पैसा नहीं है कि वो एक फिल्म में अकेले इतना पैसा लगा सके।
इसीलिए पैसे को खर्च करने का काम बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज करती हैं, जिन्हें प्रोडक्शन कंपनीज कहा जाता है। ब्रह्मास्त्र जैसी मूवी तो एक बहुत ही बड़ी मूवी है, तो इसके लिए एक प्रोडक्शन कंपनी नहीं, बहुत सारी प्रोडक्शन कंपनी यूज की गई है, जैसे कि धर्मा प्रोडक्शंस, प्राइम फोकस और स्टार स्टूडियोज। जो इंडिविजुअल लोग अपना सारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं एक फिल्म को बनाने में, उन्हें प्रोड्यूसर्स कहा जाता है। भेजा फ्राई, अगर आपको याद है, ये 2007 में आई एक बहुत ही अच्छी कॉमेडी फिल्म थी। ये एक्चुअली सबसे लो बजट बॉलीवुड फिल्म है अभी तक की। इस फिल्म को बनाने का खर्चा एस्टिमेट किया जाता है कि पूरा 70 लाख रुपए बस आया था, और 70 लाख एक ऐसी रकम है जो एक अमीर आदमी अफोर्ड कर सकता है। यही रीजन है कि इस फिल्म के बस एक ही इंडिविजुअल आदमी प्रोड्यूसर थे, सुनील दोशी। दोस्तों, फिल्म प्रोड्यूसर्स एंटरप्रेन्योर्स की तरह होते हैं। इनका काम बहुत ही ज्यादा रिस्की होता है, क्योंकि ये अपना सारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं एक फिल्म के अंदर। अगर ये फिल्म हिट हुई तो इन्हें अच्छा रिटर्न मिल जाएगा अपने पैसे के ऊपर, लेकिन अगर ये फिल्म फ्लॉप गई तो फिर इनके पैसे गए। और जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारी फिल्में ज्यादातर फ्लॉप ही जाती हैं, कम फिल्में होती हैं जो हिट होती हैं। अब फिल्म बनाने का काम जो है वो होता है डायरेक्टर का। एडिटिंग, प्रोडक्शन, पूरी फिल्म के ऊपर नजर रखना, फिल्म कैसे बनेगी उसको देखना। अब डायरेक्टर्स जो हैं वो एक्टर्स की तरह ही काम करते हैं सैलरी बेसिस पर। स्पेशली जो छोटी फिल्म्स होती हैं उनमें, जो बड़े बजट की फिल्में होती हैं उनमें कुछ डायरेक्टर्स प्रॉफिट शेयर के हिसाब से भी काम करते हैं। लेकिन हमारे बिजनेस मॉडल में एक्टर्स का और डायरेक्टर्स का कोई भी रोल नहीं है। एक फिल्म जब बन जाती है तो इसे हार्ड डिस्क में अपलोड किया जाता है, और प्रोड्यूसर जो हैं वो इस फिल्म को लेकर जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर के पास। डिस्ट्रीब्यूटर्स का काम होता है फिल्म को सिनेमा हॉल तक पहुंचाना और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स तक पहुंचाना। डिस्ट्रीब्यूटर्स अक्सर फिल्म की मार्केटिंग में भी इन्वॉल्व होते हैं, और ये लोग अपना पैसा खर्च करते हैं फिल्म के एडवर्टाइजमेंट में और उसकी मार्केटिंग करने में। डिस्ट्रीब्यूटर्स अपना पैसा कमाते हैं फिल्म के सैटेलाइट राइट्स बेचकर, डिजिटल स्ट्रीमिंग राइट्स बेचकर। जैसे कि किसी भी मूवी को अगर पहली बार किसी टीवी चैनल पर दिखाया जाता है तो उस टीवी चैनल ने पैसे दिए होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर को, उस डिस्ट्रीब्यूटर से उसने उस फिल्म को खरीदा होता है और उस फिल्म को उसी चैनल पे सिर्फ पहली बार टीवी पर दिखाया जाता है। जब ऐसा किया जाता है तो इसे वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर कहा जाता है। आपने अक्सर ये देखा भी होगा। डिस्ट्रीब्यूटर्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भी जाके फिल्म को बेचते हैं, और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं वो इन्हें पैसे देते हैं इस चीज के। एक लेटेस्ट एग्जांपल है भूल भुलैया 2 फिल्म जो अभी आई थी। इसे प्रोड्यूस किया गया है टी सीरीज के द्वारा और डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ए फिल्म कंपनी के द्वारा। अब अक्सर होता क्या है कि फिल्म रिलीज होने से पहले ही ये जो डिस्ट्रीब्यूटर कंपनीज होती हैं ये ओटीटी प्लेटफॉर्म से जाकर डील कर लेती हैं कि ये फिल्म हम आपको बेच रहे हैं, आप हमें इतने पैसे दे दीजिए और इस डेट के बाद आप इस फिल्म को अपने प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर सकते हैं। अब इस फिल्म के केस में क्या हुआ कि ये फिल्म सुपर हिट हो गई। 2-3 हफ्ते के बाद भी ये फिल्म सिनेमा हॉल्स में लगी रही, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर और नेटफ्लिक्स के बीच में ये डील ऑलरेडी हो चुकी थी। डिस्ट्रीब्यूटर ने नेटफ्लिक्स को ये मूवी 30 करोड़ रुपए में बेची थी, और इनका पहले ही एग्रीमेंट हो चुका था कि इस डेट के बाद ये फिल्म नेटफ्लिक्स पे आ जाएगी। तो हुआ क्या कि ये फिल्म सिनेमा हॉल्स में चल रही थी और उसी टाइम पे ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर भी आ गई, क्योंकि नेटफ्लिक्स को अपने हिसाब से देखना है। नेटफ्लिक्स को सबसे ज्यादा फायदा तब मिलेगा जब ये फिल्म जल्दी से जल्दी उनके प्लेटफॉर्म पर आ जाएगी। अब इसकी वजह से सिनेमा हॉल की कमाई पर असर पड़ेगा, लेकिन ये रिस्क डिस्ट्रीब्यूटर ने उठाया था। अब अगर ऐसा होता कि ये फिल्म फ्लॉप हो जाती तो इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जल्दी रिलीज करना एक अच्छा डिसीजन होता। अब दोस्तों, अक्सर बड़ी बड़ी फिल्मों के लिए क्या होता है कि इनकी जो प्रोडक्शन कंपनी है और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वो सेम ही होती है। जैसे कि यश राज फिल्म, धर्मा फिल्म प्रोडक्शन, यूटीवी मोशन पिक्चर्स, अक्सर ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां भी हैं। अब दोस्तों, अगर ऐसा होता है कि प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी सेम है तो ये प्रोडक्शन के लिए एक अपना अलग बजट रखती हैं और डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग के लिए एक अलग बजट रखती हैं। अब दोस्तों, इन फिल्मों को सिनेमा हॉल्स में दिखाया जाता है और पब्लिक इसके लिए टिकट खरीदती है, और जहां से लोग
इस फिल्म को देखने के लिए टिकट खरीदते हैं उसको बॉक्स ऑफिस कहा जाता है। और जितने पैसे एक फिल्म कमाती है टिकट्स बेचकर उसे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कहा जाता है। इसके बाद इस पैसे को कलेक्ट किया जाता है सिनेमा ओनर्स के द्वारा, जिनका ये सिनेमा थिएटर्स होता है, लेकिन उन्हें जीएसटी भी देना पड़ता है गवर्नमेंट को, जो भी कमाई होती है उसके ऊपर। अब ये पैसा काटने के बाद जो पैसा बचता है उसे नेट कलेक्शन कहा जाता है एक फिल्म का। अगर एक फिल्म का नेट कलेक्शन बजट से ज्यादा है तो उसे प्रॉफिटेबल कंसीडर किया जाता है। अब दोस्तों इंटरेस्टिंग ये है कि प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में क्या डील होती है अगर ये दोनों सेम नहीं होते हैं तो। बेसिकली 3 तरीके हो सकते हैं प्रॉफिट शेयरिंग के, आइए इनको जानते हैं। पहला है मिनिमम गारंटी रॉयल्टी, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर एक मिनिमम गारंटीड अमाउंट पे करता है प्रोड्यूसर को। ये एक फिक्स्ड अमाउंट होता है जो प्रोड्यूसर को दिया जाएगा, चाहे ये फिल्म हिट हो या फिर फ्लॉप हो। तो ऐसे केस में जो रिस्क है वो डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोड्यूसर दोनों के केस में शेयर हो जाता है। दूसरा तरीका है कि प्रोड्यूसर अपनी फिल्म को बेच दे डिस्ट्रीब्यूटर को कंप्लीटली। इससे क्या होगा कि अगर फिल्म पैसा कमाती है तो डिस्ट्रीब्यूटर को ज्यादा पैसा मिलेगा, और लेकिन अगर नुकसान होता है तो वो डिस्ट्रीब्यूटर का ही पूरा नुकसान होगा। इस केस में प्रोड्यूसर सेफ हो जाता है, उसको कोई भी रिस्क नहीं रहता है, प्रोड्यूसर को एक सेफ अमाउंट मिल जाता है और उसके बाद उसका कोई भी रिस्क नहीं रहता। अब ऐसा ही कुछ हुआ था दोस्तों मेरा नाम जोकर फिल्म के केस में। राज कपूर की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म, इसे प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट किया गया था आरके फिल्म्स के द्वारा, जो कि राज कपूर का अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस था। इस फिल्म को बनाने के लिए राज कपूर ने अपना सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया था, लेकिन दिल से बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी ये फिल्म एक बहुत ही बड़ी फ्लॉप साबित हुई। उस जमाने में दोस्तों इस फिल्म का बजट था 1 करोड़ रुपए और ये फिल्म बस 80 लाख रुपए ही कमा पाई थी। इस लॉस को कवर करने के लिए दोस्तों राज कपूर ने अपनी फिल्म के जो राइट्स थे वो रशिया की एक कंपनी को बस 15 लाख रुपए में बेच दिए थे, क्योंकि राज कपूर उस टाइम पे बहुत ज्यादा रिस्क ऑलरेडी उठा चुके थे और अब उन्हें एक श्योर शॉर्ट अमाउंट चाहिए था, और इसके लिए उन्होंने 15 लाख रुपए में ही इस फिल्म के राइट्स बेच दिए। लेकिन जब ये फिल्म रशिया में रिलीज हुई 1972 में, तो वहां पर जाके ये फिल्म एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर बन गई। 1972 में सिर्फ रशिया में इस फिल्म की कलेक्शन 16.81 करोड़ थी। अगर आज के दिन आप इसे इन्फ्लेशन से एडजस्ट करोगे तो ये 1007 करोड़ रुपए बनते हैं। बहुत प्रॉफिट कमाया रशिया के उस डिस्ट्रीब्यूटर ने, लेकिन राज कपूर ने इस तरीके से इस डील को किया था कि अब ये सारा रिस्क डिस्ट्रीब्यूटर का है। इसकी वजह से उन्हें ये प्रॉफिट नहीं मिल पाया, उन्हें खुद नुकसान हुआ इस फिल्म की वजह से। है ना ये एक कमाल का बिजनेस मॉडल। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको बिजनेस मॉडल बॉलीवुड इंडस्ट्री का समझ में आ गया होगा। अब हम जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।